हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। देखो भाई, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 25 तक करा दी है और क्वेश्चन नंबर 26 से आगे चलेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपका लघु में भी आ सकता है और अति लघु में भी आ सकता है। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और बीकॉम फर्स्ट ईयर प्राइवेट के लिए मैं तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है भाई। तो इसमें क्योंकि CCS यूनिवर्सिटी के 10 जनवरी से पेपर है। तो भाई, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर CCS यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर प्रणाली के स्टूडेंट है NEP के अनुसार, उनके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं 10 जनवरी से। और प्राइवेट वालों की भी स्कीम आने वाली है भाई। ठीक है। और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के तो एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा चुके हैं, उनकी भी डेट शीट यानी कि 5 या 10 तारीख के आसपास स्कीम आ जाएगी। 5 जनवरी या 10 जनवरी के बीच में, यानी कि जनवरी के सेकंड वीक में आपके भी एग्ज़ाम स्टार्ट है। या तो CCS यूनिवर्सिटी से 1-2 दिन बाद स्टार्ट हो जाए या पहले हो जाए। ठीक है भाई। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, तो इनको देख लीजिए। इनसे बार आपका पेपर नहीं आएगा। अगर चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, अपकिरण एवं विषमता में अंतर स्पष्ट कीजिए या अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। तो भाई हमारे पास अपकिरण और विषमता है। तो पहला पॉइंट है, अपकिरण में समक श्रेणी के विभिन्न पद मूल्य के मध्य से कितनी दूरी पर है। ठीक है भाई। विषमता में है कि विषमता में केंद्रीय प्रकृति के दोनों ओर पद मूल्यों का विवरण समान है या असमान है। इसमें हमें देखना होता है। इसमें हमें देखना होता है कि भाई जो हमारे पास अपकिरण है वो पद मूल्य से कितनी दूरी पर है। इसमें हमें देखना होता है कि पद मूल्य के जो पद है वो समान है या असमान है। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट, अपकिरण में समक श्रेणी को बनावट का पता चल जाता है। विषमता में समक के स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें बनावट की पता लग जाता है, इसमें स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है भाई। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, अपकिरण से समांतर माध्य की किस दिशा में विचरण अधिक होगा, क्योंकि इस तरह का प्रारूप बना हुआ होगा। ठीक है भाई। ये इस तरह प्रारूप है। अब ये देखता है कि अपकिरण में मतलब जो माध्य है, ये केंद्र बिंदु है, ये इस साइड आ रहा है या इस साइड आ रहा है। ठीक है भाई। तो हमें देखना होता है तो कि ना विचरण किस तरह अधिक है। इसमें विषमता से पता चलेगा कि विचरण धनात्मक है या ऋणात्मक है, यानी कि वो हमारा पास प्लस में है या माइनस में है। फोर्थ पॉइंट, अपकिरण केंद्रीय मूल्य के चारों ओर के विचलनों का औसत होने के कारण मध्य का एक ही रूप है। इसमें विषमता में विषमता माध्यों की सहायता से ज्ञात तो की जाती है, परंतु स्वयं में एक माध्य नहीं है। यानी कि अपकिरण माध्य का काम करता है पर विषमता माध्य का काम नहीं करता भाई। ठीक है। पांचवा पॉइंट, अपकिरण के माप द्विघातीय माध्यों पर आधारित है। विषमता ज्ञात करने के लिए माध्य माध्यिका बहुलक का प्रत्यक्ष प्रयोग किया जाता है। यह प्रथम घातीय तथा द्वितीय घातीय दोनों पर आधारित है। अपकिरण ओनली द्वितीय घातीय पर आधारित है और आपका विषमता गुणांक माध्य माध्यिका बहुलक ये तीनों पर ज्ञात किया जा सकता है और प्रथम घात और द्वितीय घात दोनों पर आधारित है। छठा पॉइंट, अपकिरण के माप प्रथम द्वितीय तथा तृतीय परिघातों पर आधारित है। विषमता पद श्रेणी के दोनों भागों के आकार व संघनता का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और सातवां अंतर है इसमें, अपकिरण आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के अधिकतर समस्याओं का अध्ययन में प्रयोग किया जाता है और विषमता में जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के अधिक उपयोग होते हैं भाई। ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 जो अपकिरण और विषमता में अंतर ज्ञात करवा रहा है। और ये 2014 और 2015 में क्वेश्चन
आया था भाई। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन की आने की संभावना ज़्यादा रहती है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देता है भाई। क्वेश्चन नंबर 26, कार्ल पियर्सन के विषमता गुणांक का सूत्र लिखिए। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था। क्योंकि एग्जामिनर है वो आपसे 3 नंबर में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है भाई, क्योंकि अति लघु क्वेश्चन चल रहे हैं तो 3 नंबर में आपको सूत्र भी पूछ सकता है। अब देखो, कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक का जो सूत्र है वो J बराबर x माइनस जेड इजगल टू स्टैंडर्ड, या J बराबर 3 कोष्टक x माइनस m कोष्टक बंद और बटे इसके स्टैंडर्ड। तो ये दोनों सूत्र है, दोनों सूत्र में से कोई भी सूत्र लिख दो, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, क्योंकि एग्जाम के अंदर वो x भी पूछ सकता है, m भी पूछ सकता है। x तो निकालना ही निकालना पड़ेगा, x और स्टैंडर्ड तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। तो या तो किसी क्वेश्चन में हमें z निकालना पड़ेगा, ठीक है भाई, या तो z निकालना पड़ेगा या m निकालना पड़ेगा। तो इस तरह ये दोनों फॉर्मूले हमारे बिल्कुल सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 27, सांख्यिकी विभ्रम कितने प्रकार के होते हैं? 2019 में क्वेश्चन पूछा था। तो सांख्यिकी विभ्रम के 2 प्रकार है। नंबर 1 निर्देशन एवं गैर निर्देशन विभ्रम, और नंबर 2 अभिनत एवं अनअभिनत विभ्रम। तो 2 प्रकार के हैं, बस 3 नंबर में इसी तरह पूछेगा आपसे। सांख्यिकी प्रमुख सीमाएं क्या है? 2021 के सेमेस्टर में पूछा था, सीमाएं पूछा था, तो सीमाएं लिखनी भाई आपको। ठीक है, अब इसकी निम्न सीमाएं है। नंबर 1, सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों, ठीक है भाई, संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का नहीं करती। ठीक है भाई। नंबर 2, सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, यह व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं करती। नंबर 3, बिना संदर्भ के अध्ययन करने पर सांख्यिकी परिणाम भ्रमात्मक होते हैं भाई। नंबर 4, सांख्यिकी समांकों में समरूपता और सचित्र होना आवश्यक है। सांख्यिकी के नियम दीर्घकाल में तथा औसत रूप में सत्य होते हैं। सांख्यिकी की समस्या के अध्ययन करने के केवल एक ही रीति है, और सांख्यिकी का प्रयोग केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ये इसकी सीमाएं है भाई। क्वेश्चन नंबर 29 है भाई आपका, प्राथमिक व द्वितीय समांकों में अंतर। ये भी क्वेश्चन सेमेस्टर 2021 में पूछा था। ठीक है भाई, ये प्राथमिक और द्वितीय समांकों में अंतर पूछ रहा है। तो नंबर 1 है मौलिकता। तो प्राथमिक समक का पहला अंतर है कि प्रथम बार एकत्र किए जाने के कारण ये समक मौलिक होते हैं। द्वितीय समक में क्या होता है भाई? द्वितीय समक पहले से एकत्र करने के कारण ये मौलिक नहीं होते, यानी कि भाई ये मौलिक होते हैं, द्वितीय समक में मौलिक नहीं होते। नंबर 2, संकलन व्यय। प्राथमिक समकों को एकत्रित करने के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है, इसमें अधिक खर्च नहीं होता। द्वितीय समक में जब हम कोई डाटा इकट्ठा करते हैं तो उसमें हमें इतना खर्च नहीं करना पड़ता, और जब प्रथम समक में हम कोई डाटा इकट्ठा करते हैं तो उसमें हमें अधिक समय भी चाहिए और अधिक खर्च भी चाहिए, क्योंकि इनके डाटा इकट्ठा करने के लिए अधिक समय भी लगता है और अधिक खर्च भी आता है। नंबर 3, समय। प्राथमिक समकों को संकलन में अधिक समय लगता है, यानी कि इनका डाटा इकट्ठा करने के लिए अधिक समय लगेगा, और द्वितीय समकों के लिए हमें समय अधिक नहीं लगेगा। सपोज करो हमें किसी चीज़ के लिए कोई नोट्स की आवश्यकता है, ठीक है, अब मान लिया किसी ने नोट्स तैयार कर रखी है तो उसको समय लगेगा डाटा इकट्ठा करने के लिए, और किसी दूसरे बंदे को नोट्स चाहिए तो वो उस बंदे के पास जाएगा जिसके पास वो डाटा है, तो उसको मतलब कम समय लगेगा और उसको कम खर्च भी आएगा, और प्राथमिक समक में उसको समय ज़्यादा लगेगा और उसका खर्च कम आएगा। ठीक है भाई। अनुकूलता, चौथा अंतर है, अनुसंधानकर्ता इन्हें अपने उद्देश्य के अनुकूल संकलित या इकट्ठा करते हैं, और द्वितीय समक में ये समक एक दूसरे के उद्देश्य के लिए नहीं अनुकूल होते। पांचवा है भाई संशोधन। अब जब प्राथमिक समक वाला ने कोई डाटा इकट्ठा करा है तो उसमें संशोधन जरूर करेगा भाई। ठीक है, प्राथमिक समकों में किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता तो नहीं होती, फिर भी वो एक बार जांचेगा उसको जरूर। ठीक है,
द्वितीय समक में आ जाओ। द्वितीय समक में इनका उपयोग करने से पहले इसके उद्देश्य में संशोधन करना आवश्यक है, तो वो अपने अनुसार उसको संशोधन कर लेगा भाई। ठीक है, तो भाई अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपका मतलब चीज़ें बनी रहेगी और आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपकी तैयारी बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। ठीक है भाई, तो 10 जनवरी से सीएसएस यूनिवर्सिटी के पेपर है, ऐसे ही 10 या 15 जनवरी के आसपास मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के भी पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर 2011 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, चाहे वो अति लघु हो, चाहे आपका लघु हो, चाहे आपके यूमरिकल हो। ठीक है भाई, तो मैंने सभी तरह के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, आपकी धीरे धीरे तैयारी होती रहेगी भाई। क्वेश्चन नंबर 30, सांख्यिकी अनुसंधान से आप क्या समझते हैं? देखो सेमेस्टर 2022 में पूछा था। अब इसका आंसर है, ये क्वेश्चन आपका लघु में भी पूछ सकता है और अति लघु में भी पूछ सकता है। इसका उत्तर पढ़ लेते हैं भाई। अनुसंधान का अर्थ क्या है भाई? ज्ञान की खोज करना। क्या है? ज्ञान की खोज करने से होता है। इस प्रकार सांख्यिकी अनुसंधान से अभिप्राय संख्यात्मक तथ्यों के आधार पर सांख्यिकी रीति, विधि या पद्धति, यानी कि इसको तीनों नाम से हम जान सकते हैं, का प्रयोग करके ज्ञान की खोज करना है। उदाहरण, यदि हम शिक्षित वर्ग को बेरोजगारी के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे अनुसंधान का विषय शिक्षित बेरोजगार हो गए एवं इस संबंध में तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए अपनाई जाने वाली संपूर्ण प्रक्रिया को सांख्यिकी अनुसंधान माना जाएगा। किसी समस्या का अध्ययन करने के लिए जो समक या कोई डाटा इकट्ठा किया जाता है, उन पर आयोजन, उनका संग्रहण, समापन, विश्लेषण करता है, उस व्यक्ति को ही अनुसंधानकर्ता कहते हैं। मान लिया किसी व्यक्ति को किसी गांव की जनसंख्या के बारे में जानकारी करनी है, तो पहला डाटा इकट्ठा करेगा और फिर वो देखेगा कि मेरे गांव में कितने बेरोजगार है, कितने शिक्षित है, उसके आधार पर वो खोज करेगा। यानी कि अनुसंधान का अर्थ होता है खोज की, वो ज्ञान का खोज या खोज करना। ठीक है भाई। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 32, वर्गीकरण एवं सारणीयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 2017 में भी आया था और सेमेस्टर के 2022 में, यानी कि पिछले साल 2022 के सेमेस्टर में भी पूछा था भाई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनर लेगा उन्हीं क्वेश्चनों को जो एग्जाम में दे चुका है अब तक। कोई एक आध क्वेश्चन की तो मैं कह नहीं सकता भाई, नहीं तो सभी क्वेश्चन वहीं से देखा। देखो 2017 का क्वेश्चन आया था, अब 2022 में दे दिया उसने। अब यह है वर्गीकरण और सारणीयन में अंतर। पहला अंतर है क्रम। तो वर्गीकरण में आंकड़ों को पहले वर्गीकृत किया जाता है और सारणी में सारणीयन वर्गीकरण के पश्चात किया जाता है। नंबर 2, प्रकृति। वर्गीकरण सांख्यिकी विश्लेषण की एक विधि है और सारणीयन में आ जाओ तो सारणीयन समंकों के प्रस्तुतिकरण की एक रीति या विधि है। आधार, वर्गीकरण मूल समंकों की विशेषताओं के आधार पर किया जाता है और ये आंकड़ों पर आधारित होता है भाई। नंबर 4, प्रस्तुतिकरण। वर्गीकरण में समंकों को उनकी समानता व असमानता के आधार पर अलग अलग वर्गों में रखा जाता है और सारणी में समंकों के खानों, पंक्तियों में क्रम में, यानी कि इनको पंक्ति में भी रखा जा सकता है और जो इनके खाने बने होते हैं उनमें भी रखा जा सकता है भाई। क्वेश्चन नंबर 33, विषमता सदैव ऋणात्मक होते हैं। जो सीक्वेंस है ये कह रहा है कि सदैव ऋणात्मक होते हैं भाई, इसको सिद्ध करके बताओ। 2017 में क्वेश्चन पूछा था। तो विषमता सदैव ऋणात्मक होते हैं या नहीं? विषमता या विषमता गुणांक धनात्मक, ऋणात्मक दोनों में से कोई सी भी एक स्थिति में हो सकते हैं भाई। ठीक है, तो वो विषमता गुणांक प्लस माइनस की सीमाओं के अनुसार ही रहते हैं। कोएफिशिएंट में 3x - m की सूत्र की दशा में विषमता गुणांक की सीमा प्लस माइनस के बीच रहती है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सदैव ऋणात्मक हो सकते हैं, वे प्लस में भी हो सकते हैं भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, आवर्ती वक्र से आप क्या समझते हैं? 2017 में आया था भाई क्वेश्चंस।
आवर्ती वक्र, इसका आंसर है आवर्ती वक्र बनाने से पहले आवर्ती चित्र और आवर्ती बहुभुज बनाना आवश्यक है। आवर्ती बहुभुज आयतों के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनता है। यानी कि जब कोई हम आवर्ती बनाते हैं इस तरह, किस तरह भाई, हमने कोई एक वो रेखा ले ली और उसमें दे दिया कि ये डाटा इस तरह है। देखो आपको मैं बता दूं, आवर्ती चित्र जो बनता है वो इस तरह बनेगा और उसमें कह दिया कि ये हमारे पास सन है कि 1999, 2000, 2001, 2002। ठीक है भाई, 2001 पे 50 है तो 2000 उस पर कितना हो गया, 70 हो गया, फिर 90 हो गया, फिर कम हो गया। तो इस तरह आवर्ती चित्र को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाते हैं भाई हम। ठीक है, सरल शब्दों में आवर्ती वक्र बनाने का कोई विशेष नियम नहीं है। इसे बनाते समय केवल यह ध्यान रखना चाहिए कि आवर्ती बहुभुज को कोणीयता समाप्त हो जाएगी और वह एक सरल वक्र बनाने में यह लगभग, ठीक है, यह लगभग घटाकर बेल स्पीड का होता है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, दो स्थितीय मध्यों के नाम बताइए। ठीक है भाई, दो स्थिति मध्यों के नाम पूछ रहा, 2017 में क्वेश्चन आया था। तो इसमें पहला है भाई नाम इसका माध्यिका और दूसरा है इसमें बहुलक या भूइष्टिक कहते हैं इसको, यानी कि मोड़, मिडेन और मोड़ कहते हैं। ठीक है, तो इसके दो नाम है भाई आपके। क्वेश्चन नंबर 36, संभाव्य विभ्रम का सूत्र लिखिए। तो संभाव्य विभ्रम का सूत्र सहसंबंध गुणांक के चैप्टर में से है ये, PE बराबर 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर इजगल टू √n। तो ये हमारा संभाव्य विभ्रम का सूत्र है ये निकालने का भाई। ठीक है, अब न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा भाई। यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 36 तक आपके न्यूमेरिकल वो थ्योरी के है, 2011 से लेकर के 2022 तक के, यानी कि इसमें क्वेश्चन लिए गए अति लघु थ्योरी वाले। अब 2011 से 2022 तक के जो न्यूमेरिकल आए हैं उनको लिए है भाई। अब आपके अति लघु के न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा कि यदि दो पद मानों का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य 10 और 8 है तो उनका हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। 2007 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन, फिर 2011 में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में और अपने फ्रेंड्स में भाई इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर्स। ठीक है, जितना आप शेयर करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, जितने सब्सक्राइबर होगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। बस देखो, वीडियो जो बनाई जाती है आपकी मेहनत के लिए बनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि जिससे आपका नुकसान ना हो, इसलिए मैंने आपके लिए ये सीरीज चलाई है इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, जिससे मान लिया किसी के पास नोट्स या मॉडल्स नहीं है तो वो मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ सकता है। ठीक है, मेरे चैनल 2 वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड की है, उनको देख लीजिए, क्योंकि मैं इतना आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा उससे पहले आपकी तैयारी में करा दूंगा। अब क्वेश्चन है कि दो समांतर माध्य है, यानी कि समांतर माध्य का मान कितना है 10 और गुणोत्तर माध्य का मान है 8 और हरात्मक माध्य में ज्ञात करना। ठीक है भाई, तो सबसे पहला हमें क्या करना पड़ेगा भाई, m बराबर a प्लस बी इजगल टू 2 बराबर 10। ठीक है भाई, अब देखो a प्लस बी बराबर 20। ठीक है, क्योंकि हम इसकी वर्ग गुना कर लेंगे, क्या कर लेंगे भाई, वर्ग गुना कर लेंगे। तो a प्लस बी बराबर 10 इंटू 2 बराबर यानी कि 20 हो जाएगा भाई इस तरह। तो समीकरण फर्स्ट तैयार हो जाएगी। तो गुणोत्तर माध्य बराबर, यानी कि हमें गुणोत्तर माध्य का जो फॉर्मूला है वो है √AB बराबर 8। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हरात्मक माध्य का मान चाहिए। तो 2AB बटे a प्लस बी, तो 2 गुना 64, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 8 64 हो जाएगा भाई। ठीक है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 इंटू 8 यानी कि 64 हो जाएगा। ठीक है भाई,
तो हमारा मान आ जाएगा 6.4। तो हरात्मक माध्य का आंसर आ जाएगा 6.4 आ जाएगा भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई सहसंबंध गुणांक 0.8182 तथा सिग्मा डी स्क्वायर 30 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कोटि अंतर विधि निकलवा रहा है, रैंक डिफरेंस निकलवा रहा है हमारे से। तो इसमें सिग्मा डी स्क्वायर 30 है, पी का मान ये है और n का मान हमें ज्ञात करना। इसका जो फॉर्मूला है भाई, इसका जो फॉर्मूला है कोटि अंतर विधि का फॉर्मूला ये है भाई, p बराबर 1 माइनस सिग्मा वो 6 सिग्मा डी स्क्वायर इजगल टू n कोष्टक n स्क्वायर माइनस 1, कोष्टक बंद हो जाएगा। तो p का मान हमारे पास दे रखा है 0.8182 बराबर 1 माइनस 6 गुना 30 और n स्क्वायर 1। ठीक है भाई, तो इस तरह हम इसका मान निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 1 बराबर, अब देखो 30, क्योंकि 30 गुना 6 बराबर 180 हो जाएगा, तो 180 माइनस हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1। तो इसकी गुना इसकी साथ हो जाएगी और इसकी गुना इसकी साथ हो जाएगी, तो इनकी गुना इनकी साथ हो जाएगी, तो इसकी गुना इसकी साथ हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 990। ठीक, और 3 इंटू, क्योंकि n की गुना इसमें करेंगे 3n स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसकी गुना इसमें करेंगे तो n हो जाएगा बराबर 1000 माइनस के 10, तो 3n स्क्वायर यानी कि 990 है ये भाई हमारे पास। 990 नहीं, सॉरी, हाँ 990 ही है, यानी कि ये 1000 का तीसरा घन है माइनस के 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसके घन से इसके घन हटा दो, तो हमारे पास -1 से ये इसका मान आ जाए, तो घातांक से घातांक के नियम के अनुसार n बराबर 10 आ जाएगा हमारे पास भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये कह रहा कि एक कक्षा में 21 छात्रों की आयु का औसत 16.5 वर्ष था और एक और छात्र के आ जाने से उनकी आयु का औसत घटकर 16.4 हो गया। तो इस छात्र की आयु बताइए, 2008 में क्वेश्चन पूछा था। तो हम कैसे करेंगे भाई, छात्रों की संख्या लेंगे, फिर 21 छात्रों का औसत निकाल लेंगे, यानी कि सिग्मा x बराबर 21 गुना 16.5, तो यानी कि 346.5 आयु हो जाएगी भाई इसमें। और एक और छात्र आ जाने पर इसकी औसत आयु कितनी होगी, 22 छात्र हो जाएंगे, तो 22 गुना 164.4 360.8 हो जाएगा। तो नए छात्र की आयु क्या हो जाएगी, पुराने छात्र की औसत आयु से नए छात्र की औसत आयु से घटा दो भाई, तो 14.3 ईयर आ जाएगा। तो नए छात्र की जो आयु है वो 14 साल 3 महीने है। कितनी है भाई, 14 साल 3 महीने है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बार लास्ट था, आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया है भाई। ये क्वेश्चन देख लीजिए, 2008 में पूछा था। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।